दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास जो गांधी जी पर हमने दो वीडियो अपलोड किए थे उनसे संबंधित होगी। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर 15, 50 और 100 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस है उनके आंसर अपने को कैसे लिखने हैं, क्या तरीका अपनाना है, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी यानी चंपारण कृषक जांच समिति के प्रमुख थे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अभी बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हमने वीडियो में डाल रखा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के प्रमुख थे ए गांधी जी, बी विनोबा भावे, सी फ्रैंक सलाई और डी राजकुमार सुख। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में मिलेगा, आपने अगर ढंग से देखा है तो। जैसे आपके आरएस में 150 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 2 घंटे में करने होते हैं, तो आप समझो कि आपको कितना टाइम मिलता है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के प्रमुख थे, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना सी फ्रैंक सलाई। मैंने बताया था कि गांधी जी एक सदस्य थे और ये दोनों गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन इस समिति में शामिल नहीं थे। फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में यह समिति बिठाई गई थी। तो पहला आपके क्वेश्चन उसका आंसर अपना सी। इसी तरह ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख लो एक बार। खेड़ा सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। विकल्प ए मोहनलाल पंड्या, विकल्प बी शंकरलाल पारिक, विकल्प सी ए व बी दोनों नहीं, और विकल्प डी ए व बी दोनों। अब आपको शब्द पे ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखो। खेड़ा सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, शब्द है प्रमुख और आगे है नेता। प्रमुख नेता कौन थे? क्या आपका विकल्प ए है, क्या बी है, या दोनों है, या दोनों नहीं है? आप बताओ। अब इसका आंसर सुनो आप लोग। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों ने गांधी जी से अनुरोध किया था खेड़ा आने के लिए। तो ये इस सत्याग्रह के नेता थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन है प्रमुख नेता थे। तो प्रमुख नेता तो दोस्तों इस सत्याग्रह के कौन थे? गांधी जी थे, क्योंकि ये उनका वास्तविक सत्याग्रह था। तो मुख्य या प्रमुख नेता तो गांधी जी हुए, ये बाकी उनके सहयोगी नेता हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके दोनों नहीं, यानी सी। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन करना, अपने को ध्यान रखना है कि शब्द क्या लिखा गया है। जैसे कई बार हम पढ़ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और केटू लिख के आ जाते हैं, जबकि हिमालय में कंचनजंगा, क्योंकि केटू ट्रांस हिमालय में है। तो आप शब्दों को पकड़ो। फिर अपना तीसरा क्वेश्चन। दिसंबर 1916 तक, यानी लास्ट दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक गांधी जी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में भाग लिया था? ये आपको ध्यान रखना। मैंने बोल रखा है वीडियो में कि गांधी जी ने कितने अधिवेशनों में भाग लिया था। विकल्प में फर्स्ट में आपका एक, सेकंड में दो, सी में है थर्ड, और फोर्थ में है, और डी में है फोर्थ। आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। मैंने आप लोगों को बताया था 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने, जब दक्षिण अफ्रीका से आके पहली बार भाग लिया। यहाँ अध्यक्षता नहीं है, सिर्फ भाग लेने की बात है। दूसरा आपके मैंने बताया था 1915 मुंबई अधिवेशन, और 1916 लखनऊ अधिवेशन, यानी कि कुल मिला के कितने अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया? तो आपका 3 अधिवेशन होगा इसका आंसर। तो थर्ड में आपके हुआ 3। इसी तरह चौथा क्वेश्चन आप देखो। रोलेट सत्याग्रह के बारे में सत्य कथन है। कभी कभार जैसे यूपीएससी में भी आता है सत्य या असत्य, ऐसे लिखा हुआ आता है, तो ध्यान रखना है कि रोलेट सत्याग्रह के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? देखो, पहला जो है, प्रथम विश्व युद्ध भी इसके लिए उत्तरदायी था। दूसरा है, केवल रोलेट समिति की सिफारिशों के कारण यह सत्याग्रह शुरू हुआ। तीसरा है, यह भारत में गांधी जी का सबसे बड़ा सत्याग्रह था।
और डी है गांधी जी ने 24 मार्च 1919 को सत्याग्रह सभा गठित की। सब चीजें हैं, आपने अगर ढंग से सुना है तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर लिख सकते हो, बता सकते हो। आप लोग सोचो इस पे क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध की जो मंदी थी, उसके कारण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हो रही थी, जो आर्थिक मंदी और बर्बादी जो हो रखी थी विश्व युद्ध के कारण। फिर सेना भर्ती, और उसके कारण भी सेना भर्ती के बाद भी उत्तरदायी शासन नहीं दिया गया तो एक असंतोष, वो सारी चीजें रोलेट सत्याग्रह के लिए भी लागू है। तो ये सही है। और जब ये सही है तो ये अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि केवल रोलेट सत्या रोलेट समिति की सिफारिशों के कारण सत्याग्रह शुरू हुआ। तो केवल रोलेट समिति की सिफारिशें उत्तरदायी नहीं थी, और भी कारण उत्तरदायी थे, जैसे एक ये। तो ये अपने आप ही आपका गलत हो गया, ये ध्यान रखना है। तीसरा, भारत में गांधी जी का सबसे बड़ा सत्याग्रह था, तो सबसे बड़ा सत्याग्रह ये नहीं था। गांधी जी के सबसे बड़ा सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, दांडी मार्च आएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे और आंदोलन उनके नेतृत्व में पूरी तरह से नहीं चला था, ये ध्यान रखनी है बात। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। गांधी जी ने 24 मार्च को सत्याग्रह सभा गठित की, तो 24 मार्च नहीं था। या देखो, ये इस यूपीएससी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, वहां पे सिर्फ जैसे महीना या तारीख बदल दी जाती है, जिसके कारण भी अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बताया था 24 फरवरी को सत्याग्रह सभा गठित हुई थी। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। आपका अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए किया गया। ये ए, एक नंबर का पॉइंट है। दूसरा, इस सत्याग्रह का समर्थन सहजानंद ने किया था। अब आपके विकल्प है कि केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक व दो सही, और डी है एक व दो गलत। आप लोगों ने देखा नहीं, वीडियो के नीचे मैंने एक डाला भी था कि रंगा के बारे में और सहजानंद के बारे में कुछ चीज आप देखते उसको भी, तो आपको ये चीज पता चलती। किसी ने कहा था कि रंगा 1900 में पैदा हुए थे। 1900 में भले ही पैदा हो, प्रोफेसर रंगा ने अपनी बुक में जो किसान आंदोलन से संबंधित है उसमें, और आपके स्वामी सहजानंद ने, दोनों ने कहा है कि ये जो सत्याग्रह है चंपारण गांधी जी का, किसानों की वास्तविक समस्याओं का निदान करने में असफल है, इसलिए ये सत्याग्रह सही नहीं है। तो इन दोनों ने विरोध किया था, एक तो सहजानंद ने और एक एन जी रंगा ने। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए ही किया गया था। तो यह ध्यान रखना है इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल प्लेग बोनस को समाप्त कर देने से संबंधित थी। कथन हुआ पहला। दूसरा स्टेटमेंट हुआ, अनसुईया बेन ने गांधी जी को इस मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी थी। अब आप देखो, पहला है केवल एक सही, दूसरा है एक व दो सही, केवल दो सही, सी है एक व दो सही, और डी है दोनों गलत। अब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं आपके, ध्यान रखना आपने, कि अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल प्लेग बोनस को समाप्त कर देने से संबंधित थी। दूसरा है, अनसुईया बेन ने गांधी जी को इस मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अनसुईया बेन ने ही गांधी जी को बुलाया था लेटर लिख के, कि आप इस मुद्दे को देखो, तो दूर रहने की सलाह बिल्कुल नहीं दी थी। प्लेग बोनस को लेके हुई थी, तो केवल एक सही है, ए आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रोलेट समिति को सेडिसन समिति भी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें 6 सदस्य थे। तीसरा है, सर सिडनी रोलेट कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अप्रैल 1918 को समिति ने रिपोर्ट सौंपी। अब आप देखो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। आप लोग ध्यान दो इस पे, इतनी बारीकी से पढ़ना है। आप लोग सोचते हो कि इतनी बारीकी से पढ़ने की कहाँ जरूरत है, कौन पूछता है? जो कौन पूछता कहते हैं ना, वो फेल होते हैं। तो अपने को असफल नहीं होना है, कौन पूछने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कई लोग सलाह देंगे कि ऐसे कौन पूछता है, जब एग्जाम में आता है तब पता चलता है। अपना जो 2016 का आरएस का जो एग्जाम था, उसमें हिस्ट्री से संबंधित मेंस का जो क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही बता रहा था कि गांधी जी ने आंदोलनों को नियंत्रित भी रखा,
और अपनी लोकप्रियता भी बरकरार रखी। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ऐसे क्वेश्चन आरएस में कौन पूछता है, उसी साल वही क्वेश्चन आया आपके, आप देख सकते हो पेपर में। तो कौन पूछने के चक्कर में आप मत पढ़ना, आप पढ़ो ढंग से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सेडिशन कमेटी कहते हैं, राजद्रोह समिति कहते हैं, जो सेडिशन कमेटी थी। फिर इसमें 6 सदस्य, तो मैंने आप लोगों को बताया था सदस्य कितने थे, 5। सर सिडनी रोलेट कलकत्ता के नहीं थे, किंग्स बेंच के थे, लंदन से हाई कोर्ट के जज थे, तो ये भी आपका गलत हुआ। और अप्रैल 18 को समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी 15 अप्रैल को, तो ये आपका सही हो गया। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी कि आपका आंसर होगा बी, ये आपका आंसर सही होगा। तो ऐसे बारीकी से चीजों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह का विरोध किया। देखो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई थी, कुछ यहाँ क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से सारा नहीं आए। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कई बार एग्जामिनर आपको इसलिए पूछता है कि तुम बताओ, या वो आपको बताने के लिए पूछता है। 10% क्वेश्चन, मान लो आपके कोई पेपर 100 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, आपको देने के लिए बनते हैं। और वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सभी को आए, वो आपको देते हैं कि बोला ये भी है, तुमने पढ़ लिया, तुम तुरम खान हो, लेकिन हमारे पास ये 10 क्वेश्चन और है, बताओ तुम। तो वो आपको जानकारी देते हैं। तो ऐसा जानकारी देने वाला ये क्वेश्चन है कि रोलेट सत्याग्रह का विरोध किया। तो मैंने बताया था गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा, एनी बेसेंट ने, इन्होंने भी विरोध किया था। लेकिन यह ध्यान रखना, लखनऊ में मोहम्मद बारी ने गांधी जी का सहयोग किया था। अब मोहम्मद बारी का आपको पता चल गया कि उन्होंने सहयोग किया, तो इस क्वेश्चन में भी मोहम्मद बारी है, इसका मतलब विरोध करने वाले में ये दो ऑप्शन अपने आप हट गए। अब ऑप्शन बचे आपके ये। तो हमने लिखा था कि रोलेट सत्याग्रह में सरदानंद जी ने दिल्ली में सहयोग किया था, गांधी जी का साथ दिया था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। तो फिर एनी बेसेंट, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री थे जिन्होंने विरोध किया था, इन्होंने भी विरोध किया था, डीई वादी ने भी आपके। तो अब ये अपने आप ही कभी कभार नेगेटिव अप्रोच से भी क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं कि यार ये मुझे पता है, तो ये कितने विकल्प में है, तो वो विकल्प तो अपने आप ही हट गया। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है, एक भी नाम ध्यान हो तो बाकी नाम आपके भले ही सुने हुए नहीं हो तो भी वो आपका क्वेश्चन सही होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चिल ने जलियांवाला हत्याकांड को एक पैशाचिक कांड कहा। यह ध्यान रखना है, ये लाइन ऐसे कैसे ध्यान रखनी है। चमनदीप ने इसके विरोध में पंजाब में डंडा फौज गठित की। ये मैंने जैसे वीडियो में कुछ चीजें मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था, तो कई बार इंफॉर्मेशन देने के लिए भी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, अपने को ध्यान रखना है कि चर्चिल ने जलियांवाला हत्याकांड को एक पैशाचिक कांड कहा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि चमनदीप ने इसके विरोध में पंजाब में डंडा फौज गठित की। तो जहाँ आपने कभी सुने ही नहीं हो, बहुत ज्यादा तैयारी की है, सुने ही नहीं हो, और आपको पूछता है कि क्या ये कथन सही है, तो उस ऐसे प्रश्न में वो सही वाला ही सही होगा, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको सूचना दे रहे हैं, तो वहाँ दोनों विकल्प सही होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन वो तब जब आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली हो, उन लोगों पे लागू है ये। तो आपके हुआ एक व दो सही, यानी कि सी आंसर हुआ। चमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज गठित की थी, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और जलियांवाला हत्याकांड को एक पैशाचिक कांड, ब्रिटिश साम्राज्य पे धब्बा, ये कहने वाले उस समय चर्चिल थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो ये ध्यान रखना आपको। 10th जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने 15 अप्रैल को रोलाट सत्याग्रह वापस लिया। स्टेटमेंट, जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस पूरे में आपके। क्या गांधी जी ने रोलाट सत्याग्रह 15 को लिया था? 15 को अभी अपन ने एक और चीज बताई थी, 1918 में क्या चीज हुई थी 15 अप्रैल को, कि रोलेट्स जो आपकी समिति थी उसने रिपोर्ट पेश की थी। गांधी जी ने ये सत्याग्रह वापस आपके लिया था 18 अप्रैल को, तो पहला गलत हो गया।
उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या नहीं की थी, ये तो पहले ही मर चुका था उनके लंदन जाने से। माइकल ओडायर की हत्या की थी। तो आपके हो गया ए व बी दोनों गलत, डी आंसर हुआ आपका। तो मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि हमें सारी चीज़ें दिमाग में रख कर चलना है। आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हो तो बड़े तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। एग्ज़ाम तो आप बड़ा दे रहे हो और तैयारी आप सीमित दायरे में करते हो, तो फिर आपके 99% असफल होने की संभावना रहती है। कई तुक्के से, या कहते हैं ना मैराडोना वाला कथन कि द हैंड ऑफ गॉड, वो लग जाए आपके तो आप पास हो सकते हो, बाकी तो पास होने की कोई कोई चांसेस आपके नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो अपन ने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे 10, वो आपके ये है। फिर आपके जैसे आरएएस की परीक्षा में हमारे क्वेश्चन आते हैं 15 या 20 शब्द, बाकी पीसीएस में कहीं पे 20 वर्ड्स में है, 15 वर्ड्स में आते हैं अपने यहाँ। तो इन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। अब अपना पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत आए थे, क्वेश्चन मार्क, यानी कब आए थे। स्थायी रूप से भारत कब आए थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये रिटन एग्जाम में आपको क्या लिखना, अब ये ध्यान रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब आए थे, तो आपका आंसर होगा। अब इसमें टाइम नहीं लिखना, मैंने आप लोगों को 9 बजे बताया था, लेकिन इतना नहीं लिखना है क्योंकि फिर आगे फंस जाओगे दूसरे क्वेश्चन में अगर इतनी एक्यूरेट जानकारी नहीं हुई तो आपको लिखना है 9 जनवरी 1915। 15 शब्द अधिकतम शब्द सीमा है, न कि न्यूनतम शब्द सीमा, ये ध्यान रखो दिमाग में हमेशा। आपको अगर कोई चीज पूछी है तो इतने में ही लिखनी है। दो, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इससे। आप लिखते हो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, उस पूछा वो नहीं है, ये पूछा था। तो वो उतनी जो बकवास है उसको आपको यहाँ नहीं लिखनी है। उसको लिखने से नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन जो है आप इतना ज्यादा लिखोगे, पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे आप। पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा तो आपके मार्क्स अपने आप कम आएंगे। तो ज्यादा विद्वता नहीं दिखानी है, जितना पूछे। अगर इतने में है तो ये 15 वर्ड्स मैंने कहा ना, अधिकतम शब्द सीमा है ना कि न्यूनतम शब्द सीमा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप इसमें लिख दिया कि एसएस अरेबिया जहाज से बैठकर 9 जनवरी 1915 को आए थे, यानी एक्स्ट्रा जानकारी डाली, विद्वान बने। अगले क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो एग्जामिनर यही सोचेगा अभी तो बड़ा जानकारी दे रहा था ज्यादा, अब क्या हुआ। तो जहाँ पे 1.5 नंबर आना था वहां 1 आएगा, आधा वो काटेगा ऐसे आपके। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितना पूछा जाए उतना लिखना है आपको, बिल्कुल सटीक एक्यूरेट। दूसरा क्वेश्चन देखो, हंटर समिति के 3 भारतीय सदस्यों के नाम बताओ। तो आपको सीधा लिखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान साहबजादे सुल्तान अहमद। तो तीनों भारतीय सदस्यों का आपके नाम आ गया, सर चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और साहबजादे सुल्तान अहमद। तो तीनों नाम आपने अगर यहाँ लिख लिए तो ये आपका क्वेश्चन सही। फिर आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे पूरे। इसी तरह अगला क्वेश्चन, रोलेट कानून बनाने के लिए मुख्य कारण जिम्मेदार था। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। आपको 15 या 20 वर्ड्स में लिखना है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि रोलेट कानून बनाने के लिए मुख्य कारण जिम्मेदार था। क्या था मुख्य कारण जिम्मेदार, आप बताओ। तो आपको इसमें ऐसे लिखना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक लिख के। तो आपको लिखना है बस।
शब्द में आपके ये ऐसे चीजें नहीं जोड़ी जाती। 15 शब्द का मतलब ये नहीं कि आप गिनने बैठ जाओ कि 15 हुए कि नहीं हुए। ऐसा कभी नहीं करना है। मतलब जो स्पेस दिया हुआ 2 लाइन वो आपको लिखनी है। तो रोलेट कानून के लिए प्रमुख कारण उस समय, प्रमुख जिम्मेदार कारण, आप लिख लो, रोलेट कानून के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारण उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। तो आपका आंसर सही हुआ। तो ये शब्द आना है, क्योंकि मुख्य कारण जिम्मेदार ये था कि क्रांति, यानी सभी कारणों का, प्रथम विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, सभी कारणों का जो निचोड़ था वो था आपके उस समय होने वाली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, और इनको कंट्रोल करने के लिए ही आपके ये कानून बनाया गया। इसी तरह अगला है, चंपारण सत्याग्रह का सर्व प्रमुख महत्व था। ये आपको ऐसे लिखना है, सर्व प्रमुख, ये क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह का सर्व प्रमुख महत्व था। सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख महत्व क्या था? तो ये आपका क्या आंसर होगा 15 वर्ड्स में? बताओ आप लोग। तो आपको लिखना है, गांधी जी की भारतीय राजनीति में प्रथम भागीदारी को यह सत्याग्रह सुनिश्चित करता है। ये इसका सबसे बड़ा महत्व था। आप महत्व क्या लिखते? तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया, ये महत्व था। सबसे प्रमुख महत्व ये नहीं था, वो भी महत्व थे लेकिन गौण थे। सबसे बड़ा जो महत्व था वो ये है। बस अब ये चीजें पकड़नी आनी चाहिए। फिर अपन लिखते हैं, जैसे ये है, आपने लिख दिया कि इसका सबसे प्रमुख महत्व था, तीन कटिया पद्धति समाप्त कर दी गई। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आधा दे, पाव दे, और ये दे आपको। ठीक है। अगर आपने ये लिखा है तो अपने आप खुश होकर आपको मार्क्स देगा। बस यही चीज सोचनी है, अपने दिमाग में अप्रोच में लानी है। ये रटने से नहीं आती भैया, समझने से आती है। इसलिए वो वीडियो जिनमें इतनी इंफॉर्मेशन, वो समझनी है। समझोगे तो अपने आप आंसर आएंगे। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पांचवा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दूरगामी प्रभाव क्या पड़े? तो आप बताओ क्या पड़े दूरगामी प्रभाव? 15 शब्द में लिखना है। दूरगामी प्रभाव क्या पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेज भरने लग जाओ। अपने को लिखना है 15 वर्ड्स में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दूरगामी प्रभाव क्या पड़े? तो आप लिखो इसका आंसर, कि इसके कारण ब्रिटिश सरकार व भारतीयों के मध्य अविश्वास व अनिष्ठा उत्पन्न, जिसने जन आंदोलनों को जन्म दिया। स्वतंत्रता की नींव पड़ी। या इस तरह लैंग्वेज हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत बदल जाए, तो अपने को ये लिखना है। अब इसमें भी 15 वर्ड नहीं है आपके, ये ध्यान रखना। ये जो इस तरह के आपके बीच में जोड़ने वाले शब्द है उनको अपन नहीं मानते। तो 15-20 शब्द में आपको ये लिखना है कि इससे भारत और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक जो विश्वास था, सहयोग था, एक निष्ठा थी, वो खत्म हो गई। और उसी के कारण आगे लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए, जिसके कारण जन आंदोलन पैदा हुए, और उन जन आंदोलनों के कारण ही हम आजाद हुए। तो ये इसका दूरगामी प्रभाव हुआ। तो ऐसे वर्ड, शब्द लिखने चाहिए आपको, और बिल्कुल इस चीज को समझकर, तभी आपके क्वेश्चन में आंसर में आपको मार्क्स मिलेंगे।
कभी कभार दे दे तो वो किस्मत की बात है भाई, मिलते भी है लोगों को, ढंग से नहीं लिखते हैं फिर भी, लेकिन वो किस्मत की बात है। लेकिन आंसर जो अगर सही है, प्रमाणित है, तो हमारे आंसर कुछ अलग पैरामीटर पे होने ही चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो इनको। फिर आपके आता है 50 वर्ड्स। 1919 में गांधी जी की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा कम हो गई, समझाओ। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकते हैं, आपको बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 50 वर्ड्स में भी, 50 वर्ड्स में आपने लिख लिया तो बड़ा भी आप लिख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है आपको, अगर उसका कॉन्सेप्ट पता हो तो। कि 1919 में गांधी जी की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा कम हो गई, समझाओ। 50 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है कि अपना आंसर कैसे होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, निष्ठा कैसे कम हुई 1919 में? तो आपको लिखना है सबसे पहले तो कि जलियांवाला हत्याकांड व उसके बाद के घटनाक्रम, जैसे मार्शल लॉ, जैसे जांच नहीं करवाना, काफी दबाव के बाद फिर आपके जांच समिति बिठाना, और जांच समिति के द्वारा भी सहयोग नहीं करना, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये लिखना है कि जलियांवाला हत्याकांड है, उसके बाद के घटनाक्रम। दूसरा आपके क्या हुआ, ऐसे पॉइंट्स आप नहीं लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो पॉइंट। वैसे पॉइंट्स 50 वर्ड्स में आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन कंटेंट आपका कॉन्क्रीट होना चाहिए। दूसरा, गांधी जी की निष्ठा क्यों कम हुई? क्योंकि 1917 में मोंटेग्यू घोषणा, उत्तरदायी शासन देने की बात, जो 1919 के सुधारों में पूरी तरह से नकार दी गई। उत्तरदायी शासन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अभी तक गांधी जी ये सोचते थे कि सरकार हो सकता है कुछ भला करे, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सेना भर्ती की। लेकिन इसके आशानुरूप गांधी जी को परिणाम नहीं मिले। ये परिणाम, जो सरकार ने कहा था कि उत्तरदायी शासन वगैरह देंगे आपको, तो वो आपके आशानुरूप अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाए, इसलिए भी आपके। फिर आपके रोलेट सत्याग्रह व उसका दमन करने की सरकार की नीति। सरकार एक तरफ तो इंग्लैंड में तो अलग बातें करती थी कि भाई कोई भी आंदोलन है तो उसमें आंदोलन करने वालों की बातें सुनती थी, और यहाँ आंदोलन का दमन करे वो डंडे और तोपों के बल पर। तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण गांधी जी आक्रामक मुद्रा में आए सरकार के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि इस सरकार का सहयोग करना उचित नहीं है। तो निष्ठा कम हुई। एक तो जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद का घटनाक्रम, मोंटेग्यू घोषणा, उत्तरदायी शासन की बात जो इसमें स्वीकार नहीं की गई, सेना भर्ती अभियान, लेकिन उसके आशानुरूप परिणाम नहीं मिले गांधी जी को जो सरकार ने वादा किया था, और रोलेट सत्याग्रह उसका दमन करने की सरकारी नीति। तो ऐसे आपको लिखना है कि निष्ठा कम हुई कैसे हुई। आप इसको 100 वर्ड्स में लिख सकते हो, पैराग्राफ में इनको थोड़ा डिस्क्राइब करके, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह हेतु उत्तरदायी कारणों पर चर्चा करो 50 शब्दों में। तो आपको इसके क्या कारण बताने हैं, रोलेट सत्याग्रह के लिए क्या कारण थे? तो पहला तो है प्रथम विश्व युद्ध। इसके कई कारण हुए। एक तो कारण था आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरीबी। इस विश्व युद्ध के कारण ये चीजें बढ़ी, तो जिससे पूरे भारत में एक आर्थिक असंतोष था। फिर प्रथम विश्व युद्ध में सेना भर्ती जबरदस्ती की गई, विशेषकर पंजाब से सबसे ज्यादा।
तो पंजाब में जो था आपके सेना भर्ती करने से इवन श्रमिकों की कमी हो गई, तो इससे भी एक तरह से आर्थिक मंदी पैदा हुई, लेबर कम हो गई क्योंकि अधिकतर पुरुषों को सेना में भर्ती कर दिया गया था। तो पंजाब में उद्योग धंधे, जो एक आर्थिक विकास था, प्रोडक्शन था, वो सारी चीजें ठप हो गई, जिसकी वजह से वहां बेरोजगारी और भूखमरी जैसी और आपकी हालत खराब हो गई। तो इस वजह से भी पंजाब में और आपके ज्यादा असंतोष था इन क्षेत्रों में, जहाँ पे रोलेट सत्याग्रह सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ, वो इलाके आपके ये थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा, तीसरा जो कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो मतलब आपके घटनाक्रम हुआ, वो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में सरकार ने जो वादा किया था और फिर उसकी अवहेलना, सरकार अपने ही वादे से मुकर गई कि हम उत्तरदायी शासन देंगे, ये देंगे आपको, आप हमारा इस विश्व युद्ध में सहयोग करो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। दूसरा, आपके पहले हम बड़े जो वैश्विक कारण है वो मानेंगे, रूसी क्रांति। इस क्रांति ने पहली बार जो शोषित थे, दमित थे, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया, और उन्हीं लोगों ने जो आपके उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, क्योंकि भारत भी साम्राज्यवाद का शिकार था और शोषण था। तो भारत के लोगों में भी एक इस क्रांति से एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिली थी कि हमारे देश में भी इसी तरह की आपके सर्वहारा वर्ग जो है उसका शासन होना चाहिए, और जो साम्राज्यवादी लोग है वो भारत से बाहर होने चाहिए। तो भारत के समाचार पत्र और इनमें भी इसके लिए माहौल बनाया गया था। रूसी क्रांति से, इस क्रांति की हर समाचार पत्र में प्रशंसा की गई थी, तो इसके कारण भी आपके एक माहौल पैदा हुआ। तीसरा, रोलेट विधेयक वह कानून हो ही गया, यानी सरकार दमन का रास्ता अपना रही थी, और वो आपके दमन का रास्ता इस कानून के जरिए अपनाया गया था। इसके विरोध के कारण आपके सत्याग्रह हम पढ़ते हैं कि शुरू हुआ ही। फिर आपके 1919 के सुधार, इनकी घोषणा पहले ही हो गई थी। 1919 में तो ये अधिनियम आपके रोलेट सत्याग्रह के बाद ये अधिनियम, ये एक्ट भारत में लागू हुआ, लेकिन इनकी जो घोषणा थी वो आपके 18 में ही हो चुकी थी कि इनमें क्या क्या चीज है। तो इनमें 1917 की जो मॉन्टेग्यू की घोषणा थी उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इस वजह से भी एक असंतोष था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि रोलेट सत्याग्रह के लिए जो उत्तरदायी, जलियांवाला इस पे आपके कारण नहीं है, क्योंकि वो बाद की घटना आपने को ध्यान रखनी, इसमें जलियांवाला नहीं लिखना है, क्योंकि सत्याग्रह पहले ही शुरू हो चुका था। इवन जलियांवाला से तो सत्याग्रह समाप्त हुआ। तो विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां, रूसी क्रांति, रोलेट विधेयक व कानून और 1919 के सुधारों की घोषणा, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। और पांचवा अपन इसमें ये जोड़ सकते हैं, होम रूल आंदोलन व उसके द्वारा तैयार पृष्ठभूमि। तो इससे भी गांधी जी को एक सहयोग मिला। होम रूल आंदोलन पहले चला था, और उस होम रूल आंदोलन से भी युवाओं को आपके क्रांतिकारी, या युवाओं को एक भारत में राष्ट्रवाद की धारा में लाया गया था। तो एक आपके पृष्ठभूमि बनी हुई थी, और इनमें असंतोष था, तो उन युवाओं के असंतोष को इस सत्याग्रह के जरिए बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे आंसर में ये कंटेंट होने चाहिए 50 वर्ड्स में। जब आप ऐसा लिखते हो ना, तो भी 4 नंबर मिलते हैं 5 में से, या 4.5। 5 में से 5 बहुत कम मिलते हैं। तो फिर जो अपन बाकी लिखते हैं, इसमें सबसे पहले कई लोग लिखते हैं जलियांवाला हत्याकांड, तो सत्याग्रह तो पहले ही शुरू हो गया। आप तो फिर आप कहते हो कि हमारे मार्क्स नहीं दिए, भेदभाव हो रहा है आरपीएससी में। आरपीएससी में भेदभाव नहीं हो रहा है, भेदभाव तो आप खुद कर रहे हो खुद के साथ। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी। फिर अपन बड़े क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 100 वर्ड्स या मान लीजिए 200। रोलेट सत्याग्रह अपने सीमित दायरे के बावजूद महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो, 100 वर्ड्स में क्या लिखोगे बताओ आप। कि रोलेट सत्याग्रह अपने सीमित दायरे के बावजूद
महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। कैसे हुआ भैया? सीमित दायरा क्या था? तो अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हो गई आपके, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है तो आपके दो पार्ट हो गए। अगर आपने एक लिखा तो 5 में से मैंने बताया था कि 3 3.5 नंबर मिलते हैं, तो 10 में से इतने ही आएंगे आप। और अगर आपने दोनों पार्ट लिखे हैं तो आपके 7 8 नंबर तक आ सकते हैं। तो कैसे? पहला आपने लिखा सीमित दायरा। क्या था रोलेट सत्याग्रह का सीमित दायरा? तो अपने को लिखना पहले तो भौगोलिक दायरा। अगर स्वरूप पूछा जाए, आपको प्रकृति पूछी जाए, तो भी आपको यही क्वेश्चन, यही आंसर लिखना है। यानी अगर आपको स्वरूप या प्रकृति नेचर पूछा जाए तो भी आपका आंसर इसी तरह से ही होगा। तो पहले तो हमें देखना है कि भौगोलिक दायरा क्या था। तो भौगोलिक दायरा क्या था कि ये पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ ज्यादा सक्रिय था। सबसे ज्यादा रोलेट सत्याग्रह का जो प्रभाव था वो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था। लेकिन क्योंकि एनी बेसेंट इस आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी, विरोध किया था, और मद्रास में उनकी होम रूल गठित हुई थी, आप सभी जानते हैं, अड्यार केंद्र था, तो यहाँ पर इस आंदोलन को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। यानी दक्षिण भारत में मद्रास वगैरह में यह आंदोलन सीमित रहा। सिर्फ इस आंदोलन का प्रभाव रहा उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है, आपके जैसे उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत जिसको कहते थे वो हुआ, मध्य प्रांत हुआ, और सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव हुआ पंजाब में, गुजरात में और मुंबई वाला भाग। तो इन क्षेत्रों में ज्यादा रहा। फिर दूसरे बंगाल वगैरह में इतना प्रभावी नहीं था, दूसरे नंबर पे वो क्षेत्र आते हैं। और सबसे कम प्रभावी रहा वो आपके दक्षिण भारत। यानी दक्षिण भारत इस आंदोलन में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं रही जितनी पंजाब और बाकी क्षेत्रों को ही रही। तो भौगोलिक दायरे में हम ये देखते हैं स्वरूप में सीमित दायरा। फिर आता है आपका सामाजिक दायरा। ये आपको बनाने हैं। आप जब पढ़ते हो ना, तो ये टैलेंट आपको खुद में लाना है कि ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल। ये अब किसी किस बुक में, किसी कोचिंग क्लास में आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ये आपकी क्रिएटिविटी है, इस एग्जाम में आप कैसे सही करते हो। भले आप किसी कोचिंग वाले का देख लो, आपको अपनी क्रिएटिविटी लानी है। हाँ, एज इट इज बुक में नहीं। हर चीज बुक में ही मिलती है लेकिन एज इट इज नहीं मिलती, कुछ आपको अपना क्रिएशन करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम भी बुक में से ही पढ़ते हैं, कोई ऐसा था नहीं कि पैदा इसी ज्ञान लेकर ही पैदा हुए हैं। सभी को पढ़ना पड़ता है, और अच्छी पुस्तकें पढ़ते हो तो आप अच्छी चीजें कर पाते हो। तो सामाजिक दायरे की बात करें हम, तो इस आंदोलन में सीमित, यानी इसमें जिन लोगों की भागीदारी, पहले वो बताओ। तो आपको बताना है शिक्षित मध्यम वर्ग की भागीदारी थी, युवाओं की भागीदारी थी। तो इन लोगों की ज्यादा भागीदारी थी। मुस्लिमों की भागीदारी थी, जैसे मोहम्मद बारी, हकीम अजमल खां, सैफुद्दीन किचलू। तो इनकी भी भागीदारी रही। मैंने बताया था हम शब्द लोकप्रिय बना, हिंदू मुस्लिम एक था। लेकिन किनकी भागीदारी नहीं थी? किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इनकी ज्यादा भागीदारी नहीं रही। ये बाद के गांधी जी के आंदोलनों में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन में इनकी ज्यादा भागीदारी रही, सविनय अवज्ञा तक आते आते इनकी भागीदारी भी बढ़ गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इन वर्गों की ज्यादा भागीदारी नहीं रही। महिलाओं की इसमें भागीदारी उतनी नहीं रही जितनी असहयोग आंदोलन में रही थी, जब उन्होंने शराब की दुकानों पर धरने दिए थे। तो इन वर्गों की जो भागीदारी थी वो कम थी। यानी सामाजिक दायरा जो था वो शिक्षित मध्यम वर्ग के इर्द गिर्द घूम रहा था, और गांधी जी इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी सहयोगी थे वो इसी वर्ग के प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ जगह पर किसानों की भागीदारी रही पंजाब वगैरह में, लेकिन बाकी जगह पे किसान और मजदूर वर्गों की ज्यादा भागीदारी नहीं रही। तो ये आपको अपन सामाजिक दायरे में ऐसे बता सकते हैं। तो सीमित दायरे में आपको ये एक्सप्लेन करना है भौगोलिक और सामाजिक दायरा। फिर आता महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। तो महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे डाला आपके? तो फिर अपन ये चीज लिखेंगे कि भाई ये आंदोलन महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला कैसे साम्य साबित हुआ।
तो महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे? तो आपको यह ध्यान रखना है कि रोलेट सत्याग्रह ने एक आगे आने वाले जन आंदोलनों की नींव या पृष्ठभूमि तैयार की मजबूत तरीके से, जो बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वगैरह चलाए। गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। गांधी जी ही आंदोलन शुरू कर रहे हैं सत्याग्रह सभा बना के, और गांधी जी ही सत्याग्रह को खत्म कर रहे हैं, तो ये उनका प्रभाव और नियंत्रण था। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो जन आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की, गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया, और गांधी जी की नवीन विधियों से जनता को अवगत कराया। सत्याग्रह की विद्या, जिसको अपन सत्याग्रह की विद्या कहते हैं, यानी सत्याग्रह का प्रशिक्षण जो है वो इस आंदोलन ने पहली बार इस आंदोलन से दिया गया माना जाता है। और उसमें गांधी जी ने कहा कि भाई अहिंसा ही एक तरीका है, जो अपना साधन है वो अहिंसा है। तो अहिंसा के जरिए सत्याग्रह को आपके लाने की बात की गई। तो हम ये देख सकते हैं कि नवीन विधियों को या सत्याग्रह का प्रशिक्षण जनता में दिया गया, एक तरह से जनता को अपने नियंत्रण में रखकर और आगे राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए तैयार किया गया। तो ये देख सकते हैं अपन, पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कानूनों की अवहेलना इस समय हुई। भारत के जो बड़े जन नेता है उन्होंने पहली बार कानूनों की अवहेलना की, तो कानूनों का भय जो है वो जनता में खत्म हो गया। तो ऐसे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर इस तरह से फॉर्मेट करने हैं। पहले ये लिखना है, आपका 5 शब्दों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन का पार्ट ये हो गया, और फिर आपका ये हुआ। तो फिर अपन 10 में से कहते हैं कि भाई 7 या 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे, या 9 तक आ जाएंगे, नहीं तो फिर वही आएंगे आपके। इसीलिए कट ऑफ 290 जाती है आप लोगों की वजह से। इसको सुधारो, तरीका बदलो, आंसर बढ़िया लिखो। और जो लिखेगा, इस बार यूपीएससी दिए हुए लोगों ने, कई लोगों ने इसी तरह से आंसर लिखे हैं, उनके जब मार्क्स आएंगे तब आप देखना, हो सकता है उनमें से कई इस मंच पे आए जब रिजल्ट आएगा तब। तो आप इन चीजों को बढ़िया तरीके से करो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के पार्ट को समझो, और फिर उस आंसर को आप लिखने का प्रयास करो। तो दोस्तों, आज की जो क्लास थी उसमें मेरा यही मकसद था कि हम आंसर जो पढ़ा है, पढ़ा हुआ देखो अलग चीज है, लिखना एक अलग चीज है, दो अलग चीज हो गई। अभी तक पढ़ा था, अब इसको इम्प्लीमेंट करना, लिखना है। और अगर आपने सही लिख दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, भले इंटरव्यू में 100 में से 50 ही आए, आप आरएएस बनोगे। अगर रिटर्न में आपने इस बढ़िया तरीके से लिखा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज की जो क्लास थी, अपना ये उद्देश्य था, आंसर राइटिंग, क्वेश्चन पैटर्न, उनको हम कैसे समझे और किस तरह से उनको टैकल करें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइब कम कर रहे हो, शेयर कम कर रहे हो, ठीक है? तो इसको थोड़ा आप लोग करो, सहयोग करो, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं भी आप लोगों का और अच्छे से साथ दूंगा। ठीक है, थैंक यू।